रजिस्टर वगैरह। पिछली क्लास में हमने क्या ग्राफ वगैरह भी, सर्विसेज वगैरह भी, ये भी वगैरह। ठीक है, नॉट 040 लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग में क्या आ रहा है? लेजी लोडिंग में हमने क्या दिया था? लेजी लोडिंग में एरर क्यों आ रहा है? रजिस्टर डेटा यहाँ पर सबमिट करने पे console dot log video main class pattern attributes submit register है ना? ये क्लास क्या दिया था हमने? कुछ लगाया था क्या आपने पैटर्न वगैरह वैलिडेशंस के लिए? कुछ पैटर्न वगैरह लगाए थे इसके अंदर? है? ये क्लास का ये पता है कहाँ पे क्लास है, कौन से कंपोनेंट है? हाँ, तो ये माइका ये अलग अलग क्लासेस दिए गए और ये आउटलुक सर्विसेज। ठीक है, ये आ रहे तो बस। हाँ ठीक है, कंसोल। ये जो एरर आ रहा है वो किस पे आ रहा है? वो एरर को आप देखना होगा। ये माई कार के ऊपर आ रहा है, यानी कि हम सर्विस पर क्लिक करते हैं तब एरर आ रहा है क्या? माई सर्विस के ऊपर ही आ रहा है, एरर नहीं है। एक्चुअली वही है कि आपने कई क्लास की जगह पे क्लास नेम यूज नहीं किए है ना, इसी की वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। जो हमने यहाँ पर यूज किए होंगे शेयर के अंदर क्लास, आप यहाँ पर चेक कर लो, कंट्रोल एफ लगा करके क्लास कहीं दिया गया है, ये यूज नहीं किया गया है। इसके अंदर कहीं दिया गया है, यूज नहीं किया है। मोबाइल के अंदर यूज नहीं किया गया, सर्विसेज के अंदर यूज नहीं किया गया। देख पा गया? मिल गया? मिल गया? मिल गया? वो निकाला। तो इनको कंट्रोल डी करके और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, क्लास नेम है ना, सेव कर दिए। बस प्रॉब्लम रिजॉल्व। ठीक है, रीड के अंदर रिटर्न में करा देना एलिमेंट। मैं यहाँ पे एलिमेंट रिटर्न करा देता हूँ, आपको समझाता हूँ यहाँ पे कंडीशन लगा के। तो कर दिया सर, ये ट्रू आएगा। हाँ, तो ये लेकिन डिफ के अंदर कैसे रिटर्न करेंगे? अब ये जो फंक्शन दिया गया है ना, ये जो रिटर्न है वो रिटर्न करेगा। तो जो आपने रिटर्न टाइप आपने बनाया है ना, रिटर्न तो यहाँ पे कर दिया। तो कीज वाले जो एलिमेंट दिया गया है, इन एलिमेंट को आप उसी एलिमेंट को यूज कर लो, उसी ऑन क्लिक जो फंक्शन है। ये तो कर लिया सर ऑन क्लिक। हाँ, इस डिफ के अंदर रिटर्न कैसे करें? में आ जाएगा। ये आइकन दे दिया आपने, एक और यहाँ पर वो बनाना होगा, डिफ और रिटर्न जो भी हम कैप्चर करेंगे है ना, इस रिटर्न को एक वेरिएबल में चाहो तो स्टोर कर दो और स्टेट बनाना होगा फिर से आपको, और उसी स्टेट को यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना होगा। क्योंकि ये जो रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो इसको किसी स्टेट में लगा के आप क्या करोगे, चेंज करोगे और यहाँ से यूजर स्टेट आप लगा करके उसको आप एक फंक्शन और वेरिएबल बना लो, उसमें सेव कर लो, वो वेरिएबल उठा कर आप चेक करा दो।
दोनों में से कोई। मैं इसमें कर देता हूँ कंडीशन बेस, ठीक है, पर देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशन बेस किसी कंपोनेंट को कैसे रेंडर करना। हालांकि आप उसी के अंदर ना टर्नरी ऑपरेटर लगा के यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, हाँ, टर्नरी ऑपरेटर लगाओ, पहले आप उसको डिस्प्ले करा लो। अगर इफ ट्रू होता है तो देन ये कंपोनेंट, अदरवाइज ये कंपोनेंट। टर्नरी ऑपरेटर लगा लो, क्वेश्चन मार्क करो। ये सारे लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर सर मैंने पूछना था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे होगा, मतलब टर्नरी ऑपरेटर हमने लगा दिया, जो मेन्यू ऑप्शन हमारे यूज स्टेट का वेरिएबल है, अगर वो ट्रू होता है तो वो वाला आइटम शो होगा, फॉल्स होता है तो वो वाला। वो आइटम तो स्विफ्ट के अंदर कैसे आएगा? यहाँ देखो मैंने, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारा ये एरर किस लिए आ रहा था, मैं एरर को उसी से चल रहा था ना। Above the error and in one of your root component lazy suspense। अच्छा, हमने जो रूट हमारा कंपोनेंट दिया गया है, इसके अंदर हमने क्या लिखे हैं, लेजी लोडिंग के लिए यहाँ पर हमने कॉल कराए थे लेजी और सस्पेंस इन ए रिएक्ट, है ना। और बाकी सारे एलिमेंट हमने यूज किए थे, और उसके अंदर हमने जो दो मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट किया था, वो क्या था, लेजी, और लेजी के अंदर हमने लोडिंग और ये वाले कंपोनेंट हमने कॉल कराए थे सस्पेंस, और सस्पेंस के अंदर हमारा आ गया यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। आज हम थोड़ा इसके अंदर आपको ऐड कर देंगे, वो भी पैटर्न ही समझाएंगे, क्योंकि वो तो खुद आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। रिडक्स, हाँ ये बता देते हैं, ठीक है। रिडक्स को कैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं वो करना, ठीक है। बस उसके बाद आप लोग का रीड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बाकी आप पढ़ते रहें, ठीक है। नहीं आज नहीं, आज और कल दोनों मिलाया तो तुम कर दीजिए, है ना। तो ये चीजें हम करेंगे। तो एक इसमें आने के बाद ना लेजी लोडिंग के ऊपर हमारा ये लोडिंग के ऊपर एक एरर आ रहा है, सस्पेंडेड द रिस्पांस ऑफ सिंक्रोनाइज्ड इनपुट यूआई। ये कोई एक प्रॉब्लम आ रहा है कंपोनेंट को इंसर्ट करने में, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट इंसर्ट करने में कोई ऐसा, देखो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है जो सेम मॉड्यूल से कॉल नहीं हो रहा है, किसी और मॉड्यूल से कॉल हो रहा है, वो इसी का इशू है। रिएक्ट के अंदर से रिएक्ट आपको दोनों आ गए, बिल्कुल सही है। रिएक्ट क्लाइंट, रिएक्ट डॉम हमने कहा है इंसर्ट की, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट क्लाइंट, ऐसे तो कुछ है नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। रिएक्ट डॉम क्लाइंट, हाँ, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम क्लाइंट। अगर गलत इनपुट हो जाता है ना तो आपका ही लोड हो जाता है। और रीजन ये हो गया, ये हो गया, ये इसको तो हमने हटा ही दिए, इसको यूज हमने यहाँ पर नहीं कर रहे। और एक मिनट रुकिए, बस इनको हम रिजॉल्व कर देते। माय सर्विस के अंदर ये आ गया है रूट, और हमने जो यहाँ पे बनाए एलिमेंट के अंदर सस्पेंस और सस्पेंस, और इसी के अंदर सस्पेंस लगा दिया हमने, सस्पेंस के अंदर कॉल बैक। सही है स्पेलिंग, कॉल बैक का तो ये नॉर्मल ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लें। कल मैंने जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दी हूँ। सस्पेंस, और सस्पेंस हमारा क्लोज हो गया, इसके अंदर बाकी तो कोई ऐसा कोई इशू है। हेलो सर, आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ आवाज कम आ रही है सर।
अच्छा सर आवाज बड़ी आ जाएगी, टेंशन ना लो। आ गया, उसी की वजह से एरर था ये। एक्स्ट्रा जो था हमारा वो यहाँ पर लोड था, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। अब ये इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैंने बताया था ना कि तब काम करता है जब आपके पास स्पीड या किसी भी तरह से आपका क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे और नेटवर्क के अंदर लेजी लोडिंग मॉड्यूल आपका यहाँ पे कॉल हो रहा है, सब चीजें हो रहा है। और ये तब प्रॉपर दिखेगा जब आपकी नेटवर्क क्या कर दोगे, स्लो कर दोगे। तो नेटवर्क हमें स्लो करने के लिए क्या करेंगे, इसी पे जाएंगे और ये जो दिया गया ना, आप 3G स्लो कर दोगे ताकि आपकी नेटवर्क थोड़ा स्लो हो जाएगा। और फिर इसको लोड करोगे तो आप देखो लोडिंग कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है और वहां पे आ जाएगा लोडिंग। चल रहा है ना, इतना स्लो कर दिया नेटवर्क, धीरे धीरे चल रहा है, आएगा तो नहीं तो स्टेट तक कराएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अभी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया जी डिजाइनिंग नेचुरल नहीं कोर्स बीसी हां मुझे वो बताओ मैं सब लोग जॉब से अपने स्विच करते हैं। चला था आया ना, फिर नहीं डायरेक्ट आ जाता है। दिखा नहीं था लोडर नहीं लोडर नहीं दिखा, क्योंकि कंटेंट और भर दो तो फिर टेस्ट होगी। चार पांच नीचे की इमेज लगा दो, जब तक इमेज लोड हो। देखो अगर वो देखना होगा ना तो यहाँ पर कहाँ दिया गया है, इसमें वो दिख जाएगा कंपोनेंट के अंदर। ये कंपोनेंट आया है ना, देखो ये जो कंपोनेंट दिया गया है, ये कंपोनेंट आपका आ गया है। और हम चलते हैं सस्पेंस में। तो सस्पेंस जब लोड हुआ है ना, यहाँ पे देखो फॉल बैक लेजी को लोड तो किया है, उसका चिल्ड्रन भी लोड हुआ है। सस्पेंस क्या हो गया, फॉल, पहले ट्रू था और उसके बाद फॉल्स। सर एक इमेज लगा दो हाँ बाहर के रहने पक्का। हां तो हो जाएगा, तब दिख जाता है। क्योंकि जो लोड हो जाएगा। जो भी हम मैं एक थोड़ा और उसको इजी करता हूँ ताकि हमारा लोडर बहुत ज़्यादा टाइम ना ले। तो ऐसे कर लेता हूँ, जो आपका लोडर यहाँ पे दिया गया है ना, लोडर जो कंपोनेंट यहाँ पे दिया गया है, इन लोडर कंपोनेंट को हटा दो।
ठीक है। और यहीं पे आप क्या लिख दो, HTML लिख दो। इससे क्या हो जाएगा कि आपको ये लोडिंग करने में टाइम ही नहीं लगेगा, तो इसके क्रिकेट से काम हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देना है तो लोडिंग CSS लिख सकते हैं हम यहाँ पे, स्टाइल लगा के सर नहीं लिखने देता है ये। नहीं लिखने देता है, सब लिखने देता है, इसकी लगा लिखने देता है। इनलाइन CSS लिखने के लिए है, मेरे को तो एरर आ रही है। आप मेरे में रखा, देखो कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। क्या चलाना है, पंखा में चलाना चाहता है। हाँ बात सही कर रहे हो। तो ऐसी चीज चलाएंगे हम भी, जुकाम से पीड़ित है। सर अक्टूबर आ गया। तभी ना दिन भर एसी में रहना, आना जाना सब एसी 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 एसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डबल लिखेंगे। एक तो हो गया एक्सप्रेशन के लिए, दूसरा हो गया CSS के लिए, और तीसरे में हम जाकर के जो भी देना होगा वो आप यहाँ पे लिख दो। कलर क्या देना है, रेड देना है, फॉन्ट साइज क्या देना है, तो आप यहाँ पे दे दो। जो फॉन्ट साइज देना है वो 100 पिक्सल देना है। बैकग्राउंड क्या देना है, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, ब्लू देना है। ठीक है, लगा दिए ना, क्या आएगा, यही आएगा ना। लोडिंग रिएक्ट एलिमेंट ट्री लोड हो रहा है। किस बार आता है, ये आ गया। सब जादू है। मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली क्या है कि हमारा कंटेंट कम था और दोनों हम एक्सपोर्ट करके लेके आ रहे थे, इंपोर्ट करके लेके आ रहे थे, और उससे कंटेंट हमारा कम था। तो कंटेंट बढ़ाने के बजाय मैंने क्या कर दिया कि वहीं पे एलिमेंट लिख दिया, ताकि उसको लोड होकर लाने में टाइम जो लग रहा है वो ना लगे, डायरेक्टली एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं। मतलब आपने फाइल को लोड देने से ज्यादा बढ़िया कि मैंने कंपोनेंट जो हमने कॉल करके लेके आ रहे थे ना, इंपोर्ट करके, हमने इंपोर्ट करके नहीं वहीं लिख दिया। पास में डाले जल्दी लोड हो जाएगा। समझे, समझ में तो आया, लेकिन सर किया कुछ नहीं किया कंटेंट बढ़ा दिया ना। हमने। यहाँ से जो लोडर कंपोनेंट था ना उनको हटा करके यहीं पर नहीं सर ये तो ठीक है, लेकिन वो तो फिर वाइट स्पेस आ रहा था ना, उसके बाद भी तो आया, उसके बाद फिर हुआ वो तो एप्लीकेशन को लोड, प्रोजेक्ट लोड प्रोजेक्ट लोड हो गया। हाँ वो तो हमने यहाँ पे स्लो नेटवर्क कर दिया, ताकि नेटवर्क होने में टाइम लग रहा था पहले। तो अब जब उसके बाद नेटवर्क लोड होगा, पूरा रेट लोड होगा, रेट होने के बाद कंपोनेंट लोड होगा, है ना। तो पहले हमने इसलिए यहाँ पे स्लो नेटवर्क करने का मतलब ये हो गया कि आपका एप्लीकेशन धीरे धीरे लोड हो रहा है। ठीक है, जब एप्लीकेशन लोड हो जाएगा फिर जाएगा कंपोनेंट के अंदर। अब इसके अंदर पहले लोडर को लोड करेगा, जैसे लोडर आपका कंप्लीट हो जाएगा या जो फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोडर क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। यही काम हमने किए, कोई खास जादुई शक्ति का यूज नहीं किया मैंने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से नेटवर्क की स्पीड अब क्या कर देते हैं, ज्यादा। ठीक है, हमने हटा दिया कि जो हमारे नेटवर्क की स्पीड मिले उसी स्पीड पे काम करें। अब देख पाया, अब हमारे प्रॉपर चल रहे हैं यहाँ पे, अब तो दिख रहा है ना। चलिए, हम यहाँ पर हमने ये यूज नहीं किया था, यानी जो इंपोर्ट कर रहा था उसके बजाय हमने इसको हटा ही दिया, इंपोर्ट करके लाना ही नहीं है। लेजी का यूज है ना, लेजी का कहाँ यूज करेंगे? लेजी का यूज हमने किया ना, बाकी कंपोनेंट के लिए किए ना, ये बाकी के लिए हमने किए। क्या चीज है,
यहाँ पे चेंज किए ये है सर इसमें तो आ तो रहा है रिलोड करो क्योंकि अब आपकी स्पीड ज्यादा होगी ना तो जैसे लोड होगा उस लोड होने से पहले आएगा जैसे वो लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा सर कोई लोडर वाली वो इमेज लगा दो इनकी बीच में सर आइकन लोडर आइकन लगा दो नो प्रॉब्लम आप आपने यहाँ पे लोडर के आइकन लगा दो इसके बीच में जहाँ पे लोडिंग लिखी है यहाँ पे आइकन लगा दो आप इमेज लगा दो ठीक है कुछ भी लगा दो सब चलेगा आगे चलते हैं ठीक है अब इसके अंदर देखो हमने यूज क्या करना है कॉन्फ़िगर कराते हैं हम इसके अंदर रिडक्स ठीक है रिडक्स का मेन रोल है क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं लोग पूछते हैं आज सब और हाँ मैं उसी में यूज कर लेता हूँ कंपोनेंट यूज कर लेता हूँ और इसमें ही करना है तो आप इसमें कर लो फॉर्म दिया गया है सर्विसेज दिया गया है कार दिया गया है यहाँ पे मोबाइल दिया गया है ना यहाँ पे ये दिया गया है चलो हम मोबाइल के अंदर यूज कर लेते हैं ठीक है मोबाइल कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो यहाँ पे दिया गया है मोबाइल कंपनी यही है ना इसके अंदर अगर आपको कोई चीजें कॉल करना होगा पेज बनाना होगा तो हमें यहाँ लिखते हैं पेज क्लास नेम और कंटेनर्स क्लास रो और क्लास कॉल और यहाँ पे हमें यूज कर लेते हैं इसका नाम हम यहाँ पे लेते हैं कंडीशनल रेंडरिंग है ना रेंडरिंग कंपोनेंट क्यों आगे चीजें आप चाहे पूरी कंपोनेंट कर लो या पर्टिकुलर कंपोनेंट कर लो या फिर कुछ भी कंडीशन बेस्ड बना लो कई तरह के ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं देखो एक तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे हम बनाते हैं ठीक है एक तो कंपोनेंट देंगे आप कोई भी कंपोनेंट बना लो आप चाहे थीम कर रहे हो या फिर कुछ भी और कर रहे हो आप कंपोनेंट यहाँ पहले से बना के रखो ठीक है जैसे आप आइकन करते हो तो हमारे पास एक हमने यूज क्या करते हैं यहाँ पे रेट आइकन है ना रेट फेस आइकन कोई भी आइकन थोड़ा कलरफुल वाले आइकन लेते हैं तो फ्लैट आइकन ठीक है वैसे ही आइकन दिया गया यहाँ पे कोई भी आइकन आएगा तो चेंज कर लोगे ना कि वही आइकन ही चाहिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चलो ठीक है पता चले कि नहीं बना लिए मुझे वही आइकन चाहिए मुझे वही आइकन चाहिए फिर है वो तो हो जाएगा कॉपी और इस आइकन को हमने क्या कर दिया इंपोर्ट कर दिया इसके अलावा ये भी आइकन चाहिए तो कॉमा दे कर दिया और इसको भी क्या कर दिया इंपोर्ट कर दिया ठीक है तो आइकन ये दो अपने आप में कंपोनेंट है दोनों अपने आप में कंपोनेंट है अब अगर हम दोनों कंपोनेंट को हम यहाँ इंपोर्ट कराते हैं एग्जांपल मान लो हमने h1 के अंदर और h1 एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अंदर ये जो कंपोनेंट दिया गया है इसी कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करा देते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये आ गया दूसरा दिया गया है कि अगर जनरली समझने के लिए तो ये भी आ जाएगा बट हमने क्या करना है कंडीशन बेस्ड बनानी है तो हम यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन देखो यहाँ पे दिया गया है रेंडर बेस मतलब जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं अगर उस तरह भी यूज करना होगा तो आप यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट a इक्वल हमने यहाँ बना लिया या ट्रू फॉल्स जैसे भी आप बना लेना ये तो दिया गया है यहाँ पर कि अगर हमारा 1 है
हम इसी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पर ए अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो ए यहाँ पर देखो डिस्प्ले हो जाएगा 10। अगर हम यहाँ लगा दें कि ए इक्वल रेट करता है कि आप डबल इक्वल नहीं लगाएंगे, असाइनमेंट करने के लिए ट्रिपल इक्वल लगाएंगे। नंबर है तो आप डायरेक्टली दे दो, अगर स्ट्रिंग है तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर दे दो। ठीक है, आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, वो फॉल्स ले लिया क्योंकि कंडीशन आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि अगर a इक्वल आपका 10 होता है तो कंडीशन आपका ट्रू होगा। अब ट्रू में हमें करना क्या है कि जो हमारा ये कंपोनेंट दिया गया है, इस कंपोनेंट को भी आप चाहें तो इसके अंदर ही आप दे सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से क्या करेंगे, एल्स कंडीशन हमारा क्या होगा, वो होगा कि हमारा इस वाले जो कंपोनेंट यहाँ पर दिया गया है, इस कंपोनेंट को भी हम यहाँ पर है ना, एलिमेंट है ना, तो ये हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे। क्लोज होना मैंडेटरी है, ये भी क्लोज होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब उसको ऐसे स्ट्रिंग समझ रहा है ये, तो अगर स्ट्रिंग समझ रहा है तो आप इनको क्या करो, इनको हटा दो और फिर इनको हटा दो। आगे कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो साइज है, आप H1 पैराग्राफ किसमें भी दे दो, ठीक है, H2 में दे दो। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 के अंदर ये जो फीचर आया हुआ है वो इसलिए दिया गया है यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर, वो पहले नहीं था। जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन हैं वो एप्लीकेशन चाहे रेट यूज करो चाहे व्यू करो, या ये सब के सब एक्सप्रेशन यूज करते हैं। J6, EJS, ब्लेड, जेस, ऐसे बहुत सारे जो टेम्पलेट लिटरल जितने भी दिए गए ना, ये सारे के सारे एक इसमें आते हैं, इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट इंजन। और जावास्क्रिप्ट मोस्टली सारे टेम्पलेट इंजन के अंदर एक्सप्रेशन यूज होता है। और रेट क्या करता है, या जो भी आप यूज करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि आप जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको कोई कंडीशन लगाना है तो आपकी कंडीशन नहीं लगा सकते, आप स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते इसमें। क्लिक करने पे भी चेंज करा देंगे। अब क्लिक करा कर अगर हम एक ही वैल्यू चेंज करेंगे तो नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर दे दिए 11, ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या हो गया, क्लिक करें बस एक ही वैल्यू चेंज करा दो, तो भी करा के दिखाना पड़ेगा हमें। आपको समझ में आ गया? तो कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लो। ठीक है, रेंडर एक रिटर्न बेस्ड होता है कि जब हमें रिटर्न करना है तो एक तो आप ये यूज कर लेना, दूसरा चीज क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसे लगाने का, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर भी दे दो, आप नंबर से कनेक्ट कर लो या जैसे भी करना होगा ऐसे भी कर लो। ब्रैकेट के अंदर क्या-क्या लिख पाते हैं? ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें सकते हो, इन्हीं के अंदर लिखनी है, वैसे नहीं। देखो ध्यान से, जो मैंने बोला वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। ठीक है, हमने जो बोला था कि ये जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक में इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है, इंग्लिश में इसको हम एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, या एक और भी वर्ड हम बोलते हैं इंटरपोलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है कि और भी बोला जाए इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये जो दिया गया है रिएक्ट या जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आई है बनी बनाई, जो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क पे काम करती है, तो इसके अंदर कंडीशन लिखना अलाउ नहीं है आपको, आप कंडीशन नहीं लिख सकते। ठीक है, आप कंडीशन नहीं लिख सकते। कंडीशन में क्या, आप इफ नहीं लगा सकते हो, आप स्विच नहीं लगा सकते हो, आप स्ट्रक्चर नहीं दे सकते ऐसे। और हमें देना है, हमें देना है, तो फिर जावास्क्रिप्ट में क्या यहाँ पर लिख क्या है, जैसे भाई अगर आप कंडीशन आपको देना है और आप यहाँ पे तो लगा नहीं सकते हो, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक नया सिंटेक्स डेवलप कर दिया
और वो दे दिया, इसका नाम दे दिया ऑपरेटर, जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर। क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर में भी यही कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर जो हम लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, यही तो लगाते हैं कि अगर हम यहाँ पर इफ कंडीशन देते हैं और इफ अगर इफ कंडीशन ए इक्वल या ये इक्वल इक्वल क्या होता है यहाँ पर 20 होता है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। यही आएगा ना। टर्नरी ऑपरेटर में भी यही होता है। टर्नरी ऑपरेटर में भी क्या हम लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं चीजें कि इफ की जगह पर हमें इफ लगाने नहीं है। अगर आपने दे दिया कि ए इक्वल इक्वल क्या देना है, अगर ट्रू होता है या 20 होता है तो टर्नरी ऑपरेटर यानी कंडीशन वर्ड क्या होगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ट्रू, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें दे दिया क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। आपका प्रॉब्लम भी रिजॉल्व और उसका भी मन रह गया। कंडीशन नहीं लिख सकते, कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते, सिर्फ ऑपरेशंस ले सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जितने आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन, वो यूज कर सकते हैं। आप कोई यहाँ पर कंडीशन राइट नहीं कर सकते। लेकिन सर इसमें टर्नरी ऑपरेटर में भी हम कंडीशंस के अंदर पर ये नाम दिया गया है ना ऑपरेटर, तो ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं। नहीं सर, इसमें ट्रू वाली जगह एक और कंडीशन लिख दिया, हाँ, टर्नरी से, फिर उसके अंदर एक और टर्नरी से आप लगा सकते हो, बट जनरली हम वाली टर्नरी लगाते हैं। मतलब मॉड्यूल ऐड होगा ना। हाँ, वो ही है ऑपरेटर, तो कुछ भी सर क्या हम रिटर्न के अंदर रिटर्न रिटर्न के अंदर रिटर्न लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न एक ही होना चाहिए एक ब्लॉक के अंदर। आप रिटर्न के अंदर रिटर्न लिख सकते हो, पूरे पेज का एक ही रिटर्न होगा, पूरे पेज का एक रिटर्न होगा, पूरे पेज का एक रिटर्न नहीं होगा, पूरे फंक्शन का एक रिटर्न होगा। और पेज में अपने कितने सारे फंक्शन हो जाते हैं। नहीं जो भी हम फंक्शन बनाते हैं एक हाँ, एक फंक्शन का एक रिटर्न होता है, दो रिटर्न नहीं ले सकते हैं। कुछ नोट आगे के के साथ बता सकते हैं। अगर यस कर दिया तो यही मिलेगा, नो तो मिलेगा नहीं। हो गया सर, हो गया, बस प्रॉब्लम रिजॉल्व। नहीं, ये समझ में आ गया कि क्यों ECMAScript 6 के अंदर ये फीचर आया है, क्योंकि एक्सप्रेशन आया मार्केट में। और एक्सप्रेशन किसने आया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आया है, ECMAScript 6 के अंदर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आया है। इसको डेवलप किया गया है किसके लिए, टेम्पलेट लिटरल के लिए, टेम्पलेट्स इंजन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑपरेटर यूज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं। आता ही समझ में। उसका देखो यहाँ पर रिटर्न का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। हमने मान लो दे दिया यहाँ पर ये चीजें, हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया कांस्टेंट, ठीक है। फंक्शन इक्वल हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके बीच में फंक्शन यूज होंगे, वो एक रिटर्न टाइप फंक्शन होंगे, यही होंगे ना। हम यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशन, ठीक है। और इफ में देंगे कि अगर आपका यहाँ पे क्या दिया है, b इक्वल इक्वल क्या होता है 20, आप ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन कुछ भी लगा लो, तो रिटर्न क्या होगा उसके अंदर। तो जो हमने यहाँ पर दिए हैं, इस एलिमेंट को ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न में लगा देंगे। रिटर्न के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, ये मैंने आप लोग को लिखवाया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रिटर्न में क्या करें, क्योंकि रिटर्न तो उसको एक ही करना है, तो रिटर्न में क्या करें, तो ये वाले एलिमेंट यूज कर लिया, बोलते हैं हम कंडीशन बेस्ड टर्न। अच्छा ये रिटर्न होके कहां जाएगा, अब रिटर्न होके कहां जाएगा, तो बताते कहां जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम क्लिक करेंगे, ये चेक करेगा किसको, बी को, है ना, बी की वैल्यू चेक करेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस पहले फंक्शन को हम कॉल करा देते हैं, और यहाँ पे कहाँ कॉल करा देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर इनपुट टाइप, आप चाहे डी बना लेना इसके लिए, ठीक है। इनपुट या हमें लेते हैं बटन और टाइप बटन दे दिए, और इसमें करते हैं ठीक है।
ऑन क्लिक हमें यहाँ पे क्या देंगे, ऑन क्लिक में हमारा फंक्शन का नाम क्या दिया गया है, कॉपी एंड यहाँ पे सिंपल फंक्शन तो आपका चल गया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक फंक्शन जो है क्लिक करने पे वो काम करेगा, बट वो गया कहाँ रिटर्न ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें जो आपका यहाँ पे बनाया गया है इसी में आप क्या कर लो, आप एक कांस्टेंट और स्टेट बना लो, ठीक है, xyz, और हमने यहाँ बना दिया सेटअप ऐसे करके, और यहाँ पे दिया यूज स्टेट। आप इस स्टेट के अंदर कुछ लिख सकते हैं, तो हम एक एलिमेंट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब अगर एलिमेंट जो ये दिया गया है बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, ये एलिमेंट कॉल होगा, तो जो एलिमेंट यहाँ पे दिया गया होगा हम एलिमेंट भी तो लगा सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, xyz को हम कॉल कराएंगे, तो xyz को अगर हम यहाँ पर div में ले लिया तो हमारा एक div है, और इसी div के अंदर हम क्या करेंगे, अब xyz कॉल करा देंगे, क्या आएगा यहाँ पर, आइकन आ गया। जब हम इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, फंक्शन चलेगा, ये रिटर्न को क्या करेगा, वो सेट करेगा। तो रिटर्न के अंदर जहाँ पे हमने दिए हैं इस कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सेट कर देंगे, सेटअप नाम का जो फंक्शन दिया गया है, और उसी के अंदर क्या कर दो आप किसको हम दे दें, इसको दे दें, तो ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यों, कंडीशन बेस्ड होगा ना। हाँ, मतलब रिटर्न लगाने का मतलब हो गया कि बाकी चीजें उसमें आप यूज नहीं कर सकते, एक ही रिटर्न में आएगा, दो नहीं आ सकता। आप रिटर्न लगा लो या फिर सेट कर लो, दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सेटअप में जा करके, और एलिमेंट आपने बताए थे, मैंने कंडीशंस बता दिए, एक पूछे आपने दो बना दी, दोनों तरीके से बन जाए। मतलब आपने पूछा कि भाई इस फंक्शन का रिटर्न कहाँ जाएगा, यहाँ लेके आना तो कैसे लेके आना, उसका बन जा गया, बिल्कुल चेंज हो रहा है यहाँ पे देखिए, अभी की वैल्यू चेंज करा लो, टॉगल करा, तो कंडीशंस लेना होगा ना। अब जो रिटर्न्स हमने यहाँ पे लगाए हैं ये करेगा, अगर आप रिटर्न नहीं चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर लो, हाँ, मतलब जो भी है, अगर आपको यहाँ चेंज कराना हो कि वैल्यू अगर ऐसा हो जाए तो फिर चेंज हो जाए, वो आप कर लेना, मतलब रिटर्न करने का तरीका है। रिटर्न के अंदर भी आप फंक्शंस लगा लो, रिटर्न को यहाँ पे एक सिंगल लाइन में लिखे और रिटर्न को एक फंक्शन बना के उसके अंदर मल्टीपल चीजें लिख दो, वही रिटर्न करके आ जाओ। चलो आ गया, तो हम यहाँ पे चलते हैं, टर्नरी का मतलब समझ में आ गया पक्का, क्यों लिखा गया है, क्यों जावास्क्रिप्ट में नया एक ऑपरेटर लेके आया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, मॉडर्न ब्राउज़र के लिए, जहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है बट आपको लिखना भी नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये आपका लास्ट, और इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना, मतलब देखो ये रिडक्स जो दिया गया है, रिडक्स एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है इसका, जैसे हम लोकल स्टोरेज में करते हैं ना, इसमें किया लोकल स्टोरेज कराया था ना, तो लोकल स्टोरेज में जो हम डेटा रखते हैं उन्हीं डेटा को यहाँ पर सर्वर पे स्टोर करने के लिए दिया गया है रिडक्स। ये है आप लोग का, और इसमें तो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा चीजें, बट आप लोग के लिए अभी उतनी जरूरत नहीं है, अगर पढ़ेंगे तो हम तो आपको एक इनिशियल लेवल पर उसको टारगेट कर देंगे, क्या है समझा दूंगा ताकि आप, रिडक्स अगर आप इसको देखेंगे आप लोग तो रिडक्स सागा, रिडक्स ये मिलेगा, बट रिडक्स सागा एंड रिडक्स जो दिया गया चीजें, रिडक्स तो सही है, रिडक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिएक्ट,
ये सबसे अलग है, ये रीड का पार्ट नहीं है। पढ़े आप लोगों ने अबाउट रिडक्स? रिडक्स एक सेपरेट अलग स्टोरेज है, इसको रीड से कोई लेना देना नहीं है, रीड के अंदर ही नहीं आता है। ठीक है, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उस ग्राफ को समझना पहले। तो रिडक्स जो दिया गया है इसका नाम पहले था या इसमें कई सारी चीजें, ये स्टेट को चेंज करने के लिए बनाया गया, ग्लोबल स्टेट को चेंज करने के लिए बनाया गया चीजें। ठीक है, तो ये जो दिया गया है इसमें रिडक्स सागा यूज होता था, रिडक्स कुछ और भी सीखा पहले, बट वो सब कुछ रिमूव हो गए 18 से पहले। हम रीड के कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? 18। तो 18 से पहले रीड जो रिडक्स था वो आपका रीड 14 ने उसको रिमूव कर दिया, 15 ने बिल्कुल हटा दिया, 14 तक ही हटा दिया था वो। तो रिडक्स सागा का रिडक्स सागा के बाद एक कभी और नाम पढ़ेंगे आपको तो मिलेगा। रिडक्स सागा था, रिडक्स का कुछ और भी था, है ना? क्या नाम है जो प्रीवियस लाइब्रेरी में थी, कुछ और रहा है नाम बता, पर जैसे सब पीछे हैं, आगे आएंगे नहीं। तो रिडक्स हमें यूज करना है। रिडक्स है क्या, मैं इसका एक ग्राफ रेडी करता हूँ, वो आप देखना। आपका एप्लीकेशन है, हमने एक एप्लीकेशन यहाँ पर बनाया, रेट टाइप्स है। इसमें रेट क्या करता है कि अलाउ ये करता है कि आप ऐसे करेंगे कि आपका जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का डेटा आप एक कंपोनेंट का डेटा डायरेक्टली अगर इस कंपोनेंट में लेके जाना चाहते हैं तो ये अलाउ नहीं है, नहीं है ना? उसके लिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं कब? जब एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट होगा तो यूज हम करेंगे, बट एलिमेंट के बाहर एक रिलेटिव पोजीशन पे एलिमेंट है तो आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई इस एलिमेंट का डेटा अगर हम इस एलिमेंट में लेके आना है, तो पहले ये डेवलप नहीं था जिसको बोलते थे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, अब वो बिल्ड हो चुका है, मतलब ये आगे यहाँ पे तो नहीं था। तो उस टाइम में लोग क्या करते थे कि जो आपका लोकल स्टोरेज है यहाँ से डेटा उठाया उन्होंने, और क्या किया आपके एप्लीकेशन के अंदर एक लोकल स्टोरेज होता है, उसमें डेटा यहाँ पर भेज दिए और यहाँ से डेटा उठाया इसके अंदर डिस्प्ले करा दिया। ये मैंने पिछले स्टोरेज में किए है ना। अंतर क्या है यहाँ पर कि जो आपका लोकल स्टोरेज दिया गया है वो आपकी साइट तो लाइव है, साइट लाइव है, और ये जो लोकल स्टोरेज दिया गया है वो आपको पर्टिकुलर एक फिजिकल है, फिजिकल पार्ट है आपके सिस्टम का, ब्राउजर का, जो यहाँ पे दिख जाता है। मान लो हमारी साइट लाइव है, हमने क्या किया यहाँ पर एप्लीकेशन को रन कराया, और जब हम एप्लीकेशन को रन कराएंगे तो कहाँ दिखेगा वो? लोकल स्टोरेज में यहाँ जाके दिखेगा एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज, यहाँ दिखेगा ना लोकल स्टोरेज में। अब जाके देखोगे तो इसमें बहुत सारे आपको डेटा देखने को मिलेंगे। इसमें खैर यूज नहीं किया गया क्योंकि सिस्टम का प्रोग्राम इसमें यूज नहीं है यहाँ पे, बट मिलेगा यहाँ पे देखोगे तो मिलेगा चीजें। सेशन में जाके देखोगे तो सेशन में भी कुछ नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर मिलता। तो सोचो कि हमारी एप्लीकेशन लाइव है और हमारा डेटा क्या होगा, एक लोकल मशीन पे होगा। कल को मान लो हमें लाइव बंद कर देते हैं या हमने साइट को बंद कर दिया तो डेटा हमारा लोकल स्टोरेज पर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? लोकल स्टोरेज और सेशन में क्या अंतर है? जब तक सेशन रहेगा वो तब तक रहेगा, लोकल स्टोरेज में जब तक डिलीट नहीं करते तब तक डेटा रहता है। सेशन में क्या होता है कि जिससे आप ब्राउजर को बंद कर दिए तो सेशन रिमूव हो जाए। तो अगर मान लो हम सेशन बंद किया जब तक सेशन आउट होता है नहीं, ब्राउजर बंद, सेशन के मतलब अलग प्रोग्राम बनाओ उसके अंदर। बाकी अगर कोई प्रोग्राम नहीं बनाते तो सेशन का कोई प्रोग्राम सेटअप नहीं करते तो वो तब तक रहेगा जब तक आपका ब्राउजर इनेबल है, और लोकल स्टोरेज वो तब तक रहेगा जब तक उसको क्लियर नहीं करोगे। ब्राउजर ऑन है, ऑफ है, रिमूव कर देंगे तो भी रहेगा डेटा, अगर आप उसको रिमूव नहीं करोगे वो डेटा यहाँ पे रहेगा। तो लोगों ने सोचा कि यार ये बताओ कि ऐसे हैक होने का चांस ज्यादा है, नहीं है? अगर कोई डेटा है, किसी का टोकन हो सकता है, किसी का कुछ और चीजें हो गया, गलती से छूट गया, या साइबर क्राइम में आप जानते हो, आपने साइट को ओपन किया, आपने गलती से लाइट चली गई तो डेटा क्या हो जाएगा, लोकल में रह जाएगा, कोई क्लियर नहीं कर पाएंगे हम फंक्शन के थ्रू।
तो वो क्या किया कि रिएक्ट ने क्या किया है कि एक बिल्ड किया ऑनलाइन स्टोरेज, जस्ट बिल्कुल किस तरह, लोकल की तरह। और इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, नाम दे दिया रिडक्स, नाम दे दिया रिडक्स। नाम दे दिया कि वो क्या है, हमारी ऑनलाइन स्टोरेज है, रिडक्स है। रिडक्स रीड का पार्ट नहीं है। आप क्या करोगे, इस रिडक्स का यूज किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट में कर लो, आप PHP में कर लो, आप पाइथन में कर लो, आप रिएक्ट में कर लो, आप एंगुलर में कर लो, आप किसी में यूज कर सकते हो। रिएक्ट वाला मैंने बनाया थर्ड पार्टी। लोगों ने सोचा कि भाई रिएक्ट के अंदर बग है, तो हम इनका एक सपोर्टिंग फाइल क्यों नहीं बनाते। ठीक है, लोग ढूंढते रहते हैं। कौन सा? हाँ, था पहले, वो सब खत्म हो गए। ठीक है, जब कोई नया चीज डेवलप होता है ना, तो उसके आसपास की जो कंपनियां होती है वो ढूंढती रहती है कि कहाँ पे जाके स्टेबल होता है, क्योंकि हम लाइब्रेरी बनाना स्टार्ट करें ताकि लोग हमारी लाइब्रेरी को यूज करें। समझा? जैसे मान लो कोई भी चीज क्या होता है मार्केट में, अगर ऐसा जगह पर, यहाँ पर क्या होगा, मान लो कोई ऐसी जगह पे हम है जहाँ पे कोई नया चीजें गवर्नमेंट बना रही है, या गवर्नमेंट मान लो कहीं टेंडर निकालती है कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा जगह बनाना है जहाँ मॉल बनाना है या कुछ भी बनाना है। तो आसपास के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना चीजें बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई लोग आएंगे तो उनके लिए दुकान खोल दो, लोग आएंगे तो उनके लिए कुछ एक खोल दो। करते हैं ना, कुछ ना कुछ तो करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, वो करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत ठीक है। तो जब बड़ी कंपनियां क्या करती है, जब बड़े प्रोजेक्ट बना लेती है ना, तो उसके ऊपर यूज होने वाले छोटे मोटे जो कंपनियां होती है वो अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट कर देती है। सही हो सकता है कि इसके अंदर ये यूज हो जाए, इसके अंदर ये यूज हो जाए, इसके अंदर ये यूज हो जाए, तो लोग यूज करेंगे। तो ऐसे ही जब रेट बना, तो रेट को लाइव स्टोरेज करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपनियां हैं वो अपना, किसी ने आइकन बना दिया, किसी ने URL बना दिया, किसी ने यहाँ पे क्या कर दिया, रूट बना दिया, किसी ने यहाँ पर क्या बना दिया, राउटिंग की फाइल बना दिया, किसी ने उसके लिए क्या बना दिया, यहाँ पे कंपोनेंट बना दिया। हर ने कुछ ना कुछ अपना बना दिया। तो इसलिए रेट का अपना कुछ भी नहीं है, रेट एक थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करता है। पढ़े है ना तो नहीं, तो रीड का अपना कुछ भी नहीं है। रीड राउटर डॉम थर्ड पार्टी का है, रीड आइकन थर्ड पार्टी का है, रिएक्ट सिर्फ फेसबुक का है। रीड के अलावा कुछ भी नहीं है फेसबुक का। हम इसमें यूज करते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, वो थर्ड पार्टी का है। हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, थर्ड पार्टी का है। तो उन्होंने सोचा कि एक रिएक्ट ने, कि फेसबुक ने एप्लीकेशंस बनाया है, तो उनमें यूज होने वाले आप ये बोल सकते हो उसका एक हेल्पिंग जो टूल्स है, लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे स्टोरेज बना दिया, नाम क्या रख दिया, रिडक्स। वो थर्ड पार्टी है, तो जो शेयर है जो पेमेंट शेयर है वो थर्ड पार्टी है ना, वो भी एटेलमेंट सीएसएस थर्ड पार्टी है। तो सबने अलग अलग बना दिया कि सीएसएस ही है, तरह नहीं है, सीएसएस ही है। हमने पढ़ी थी सर। सर जैसे कुछ एटेलमेंट सीएसएस का यूज क्यों करना है आपके पास, बूटस्ट्रैप है जैसे एटेलमेंट सीएसएस है, सब में बने चीजें वही है। घर पर सीधा नाक पकड़ कर घुमा कर पकड़ो, बात बराबर है। आप सीएसएस लिख लो या फिर बूटस्ट्रैप लिख लो, आप सीएसएस लिखो या फिर वहां पर टैलविन भी यूज कर लो। ठीक है, तो ये होता है लोगों को चीजें बनाने का। तो ये प्रोसेस समझ में आया। इसको यूज करने के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना क्या करना, बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका आ गया क्या चीजें, रिडक्स। तो रिडक्स का यूज ऐसे उन्होंने बनाया कि रिडक्स का यूज सिर्फ रेट के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज और ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक मैंने यहाँ पे एक ग्राफ रेडी करता हूँ, ये रिडक्स है, रिडक्स, रिडक्स का भी एक वर्जन अपडेट हुआ है। तो मैं साइट पे जाता हूँ, क्या आपको करना है, रिडक्स जो यूज हुआ है यहाँ पे, अब मान लो आपके पास रिएक्ट है,
आपके पास एंगुलर है, आपके पास PHP है, आपके पास जावा है, आपके पास .NET है, सारी टेक्नोलॉजी है। अब इस रिडक्स का यूज आप इनके साथ में भी कर सकते हैं, 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 आप इनके साथ में भी कर सकते हैं। हो गया? अंदर क्या है यहाँ पर चीजें कि अगर हमने रिडक्स का यूज रिएक्ट के साथ में कर सकते हैं करते हैं, ठीक, अगर हम यहाँ पर एंगुलर के साथ में करते हैं, अगर हम यहाँ पर जेएस के साथ में करते हैं, अगर हम PHP के साथ में करते हैं, अगर हम यहाँ पर .NET के साथ में करते हैं, ये तो कोर कंसेप्ट अलग है, ये कोर कंसेप्ट अलग है, तो इन दोनों के मीडिएटर भी तो कोई चाहिए कि दोनों की फाइलों को क्या कर रहे हैं आपस में मर्ज कर सके। तो दोनों को फाइलों को मर्ज करने के लिए रिएक्ट के अंदर आया है चीजें, हमने रिएक्ट पढ़ लिए, हमारे पास रिडक्स है, और रिडक्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो एक मीडिएटर है फाइल, उस फाइल का नाम है यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स आया, रिएक्ट और रिडक्स दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक मीडिएटर फाइल है, मिडिलवेयर है, जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। छोटी सी लाइब्रेरी है, ये भी लाइब्रेरी अपडेट हुआ है। इस लाइब्रेरी को पहले हमारी ओल्ड लाइब्रेरी थी, ये मीडिएटर था, ये भी अपडेट हुआ है, और ये अपडेट हुआ है तो इसके जगह पर आया है यहाँ पर है क्या चीजें नहीं रिएक्ट नेटिव कलेक्शन, ठीक है, इनके जगह पर अपडेट होकर के आया है यहाँ पर रिएक्ट का, ठीक है, रिडक्स और क्या नाम है उसका, सर ये फ्री है, रिडक्स फ्री है क्या? सब फ्री है। सर इनका फायदा क्या होता है सर फ्री चीजें प्रोवाइड करना? फ्री चीजें प्रोवाइड करने का मतलब कि अपने आप को पॉपुलर करना, आगे चल के कंडीशन लगाना, आगे चल के पेड वर्जन में कन्वर्ट करना, तो लोग हाँ डिपेंडेंट बनाओ और फिर उसको उकसाओ कब भाई पैसे लेना है। पर इंडिया में या इंडिया से बाहर भी, इंडिया में मोस्टली क्या होता है, लोग एक्टिव रहते हैं हमेशा। आप देखते हैं कि कंपनियां फ्री यूज होने वाली है तो उसका एक अल्टरनेटिव फीचर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे व्हाट्सएप लगाया था, उनके फीचर आ गए थे, जैसे किसने लगाया था, अब यूट्यूब बना रहा है चीजें, यूट्यूब ने पेड करने का फीचर लगा दिया है हाँ, इनका फीचर्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, फीचर्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, जिस दिन करेगा पेमेंट उस दिन का बंधन तैयार हो जाएगा। सर फेसबुक ने न्यूज दिया था सर, तो ये यूट्यूब पेड करेगा फिर अंबानी कुछ ना कुछ निकालेगा, 100% निकालेगा। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार तो अपना फ्री प्रोवाइड कराने लगे कोई जब से जियो सिनेमा आया, हाँ तो जो 100% करेंगे। इसीलिए गूगल ने जीमेल वगैरह के ऊपर अभी कोई भी पेमेंट नहीं लगाया है, जिस दिन लगा देगा उनका भी वो बहुत करेंगे, लोग करेंगे, उनका लोग अल्टरनेटिव फीचर भी निकालेंगे, तोड़ तो निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं कि आप बनाओ तो हम तुरंत उसको लॉन्च करें, बहुत सारे बनाने लगे पड़ेंगे, फ्री वाले भी, ठीक है। गूगल ने तो बहुत कुछ चीजें बनाया है, बट उनका कई सारे अल्टरनेटिव फीचर नहीं निकले, बहुत सारे निकले फीचर, वो धीरे से निकालता है, किसी को बताता भी नहीं गूगल। हाँ। सबसे पहले आया था लाइब्रेरी किसका, गूगल का, सबसे पहली लाइब्रेरी थी गूगल की लाइब्रेरी आईटी सेक्टर में, और उसके आते ही लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया, अब वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने बंद कर दिया अपना लाइब्रेरी बनाना, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, फ्रेमवर्क,
और उसके आते ही सारे ने फ्रेमवर्क बनाया स्टार्ट। ठीक है, रिएक्ट और रेडक्स था, रिएक्ट अलग है, रिएक्ट अलग है, एंगुलर अलग है, दोनों का रूट अलग है। इन दोनों का मिक्सचर बना दिया गया, कौन सा? नहीं, रिएक्ट और एंगुलर का मिक्सअप है, कौन सा? एक और भी है, Vue.js, इन दोनों का मिक्सर कर दिया। सर Vue.js किसके साथ यूज होता है? किसी के साथ में कर लो, वह भी वेबसाइट बनाने के लिए होता है। तो लोग ये फिर हमें लगता है कि हमें नहीं तो दिख रहा है, बट आप जितनी सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत ऐसे लोग हैं कि इतना एक्टिव है वो कि क्योंकि बिजनेस चलाना है। अगर एक एप्लीकेशन बन जाता है और मार्केट में पॉपुलर हो गया, सोचो कितने पैसे आते हैं। कुछ नहीं आए तो कम से कम लोग तो जुड़ते हैं उनसे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। सर कोई वेबसाइट बनी है, रिएक्ट पर बनी है, तो क्या रिएक्ट वाली कंपनी उन्होंने फेसबुक से कुछ ले ली? बिल्कुल, उसके टेक्नोलॉजी यूज करके हमने अपलोड करी कोई वेबसाइट। क्या हमने रिएक्ट से कोई वेबसाइट बनाई और वो अपलोड कर दी। हाँ, तो सर फेसबुक हमसे पेमेंट लेगी रिएक्ट? नहीं, क्यों पेमेंट लेगा? फ्री के लिए दिया गया। जिस दिन पेमेंट लगा दिया तो हम HTML CSS में यूज कर लेंगे। हाँ सर, वही तो फिर इसका फायदा कहाँ पर? वो नहीं, फायदा कुछ नहीं है, फायदा ये है सिर्फ कि आप हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करो और उसको यूज करो। अब आप सोचो कि आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप जो वेबसाइट बना रहे थे और एक आप इससे बनाओगे तो वहां पे 3 चीजें पढ़ना है, वहां पे एक ही चीज पढ़ना है, कोड कम हो गया। आप जेस से सारा काम कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से काम करो, वहां पे HTML लिख रहे हो, अच्छा गेट एलिमेंट बाय आईडी एक बार लेके आए, फिर इसमें लगाओ, फिर कंडीशन लगाओ, फिर कोर कंसेप्ट में काम करके एक आपको टूल मिल गया जहां पे आप बनी बनाई चीजें यूज कर रहे हो। आपको CSS में कोई साइट नहीं बना सकते हैं, अपने बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हैं? बड़ा सा स्ट्रक्चर बेटर बन जाएगा, आप तो नहीं लिख पाओगे बनी बनाई चीजें के लिए। ये होता है कि बस उसका प्रोडक्ट होता है और अपने एक्सेसिबिलिटी के लिए लोग, अपने यूज के लिए लोग उसको यूज करते हैं। और कंपनी को क्या बेनिफिट होता है उससे? तो आप डाउनलोड करते हो, उससे उनका बेनिफिट होता है। आप उनको देखते हो, उनको सर्च करते हो, उनकी टीआरपी बढ़ती है। सारा काम टीआरपी का है, जिसकी टीआरपी ज्यादा है, जिसके पास फीचर ज्यादा है, उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे। और क्या, आप सोचो कि जीमेल यूज करते हो, आप कितने सारे जीमेल यूज करते हो, अकाउंट बना दो, पता नहीं कितने सारे यूज करते हैं, कितने लोग अच्छे यूज करते हैं। तो गूगल में क्या बेनिफिट हो रहा है? आप 10 रुपए दे रहे हो गूगल को, आपने तो मेल यूज कर लिया, आपने फोटो बना लिया, आपके पास इतनी सुविधा है, पर गूगल तो आपसे 10 रुपए भी नहीं ले रहा है। और सोचो कि एक वीडियो से 10 रुपए भी अगर ले तो कितना ले लेगा? पर वो कर क्या रहा है? आपके डेटा, आपकी ईमेल आईडी ही ले लिया आपसे। तो अगर एक ही आदमी से एक ईमेल आईडी दिया, वो ऐसे 1000 लोगों से 1000 ईमेल आईडी ले लिया, ठीक है, और उस ईमेल आईडी को अलग अलग जोन में 10-10 पैसे का भी अगर भेज रहा है वो, तो कितना डेटा इकट्ठा करने का प्रोसीजर है। अगर एक यूजर को सोचो, एक यूजर को एक जोन के अंदर, अगर कोई कंपनियां कहती है कि मुझे क्या करना है, मुझे 10,000 यूजर चाहिए जिनके ऊपर हमें फेक मेल करनी है, आता है ना आपके पास फेक मेल? कैसे आता है? ऐसे नहीं। तो गूगल ने क्या कर दिया, गूगल के पास तो बहुत बड़ा डेटाबेस है, उन्होंने क्या कर दिया, डेटाबेस उठाया, एक जोन पे दे दिया। अगर एक ईमेल आईडी को 10 पैसे में बेचा, पहले 10 सब तो ज्यादा पैसे हो गए, पहले 10 पैसे का शायद 40 पैसे के आसपास आ गए, ठीक है, एक ईमेल आईडी का, एक मोबाइल नंबर का, ठीक है। अगर एक जोन में भेजा, उसी ईमेल आईडी को दूसरे जोन में भेजा, उसी को तीसरे जोन में भेजा, उसी को चौथे जोन में भेजा, उसी को 10 बार भेज रहा है। आपने तो नहीं दिए ना उसको पैसे, बट वो आपके लिए लिया पैसा। उनको अथॉरिटी है इस बात की, मतलब कंपनी को देना, ईमेल आईडी दे देंगे, किसी को भेज देंगे, तो वो ये नहीं कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन क्यों करवाता है? आप मत करो ना, इसलिए तो चाइना ने बैन कर दिया इसको। चाइना में कहाँ चलता है गूगल? चाइना फेसबुक भी नहीं चलता। चाइना बंद करा दे कि हमारा किसी भी यूजर का डेटा आपको नहीं लेके जाना। हाँ, उन्होंने अपना खुद ब्राउजर डेवलप कर लिया, खुद सब कुछ बना लिया।
ऐसे बहुत सारे 2-3 कंपनी और भी स्टेट हैं, कंट्री है जहाँ पे गूगल को बैन है। कोई गूगल का डेटा चुराता है, आप क्या बोलते हो वो भी सुनता है, किसी हिडन माइक होती है, वो एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट कर देता है। गूगल भी इंडिया का बनाया हुआ है। अरे सीईओ तो कोई अपने वो तो चेंज होते रहते हैं, वो तो आएंगे जाएंगे, वो तो चलते रहते हैं। समझ में आया काम कैसे करता है? ऐसे ही करता है, आप 1 रुपया नहीं दोगे लेकिन आपसे पैसे निकाल लेते हैं, छोड़ता नहीं है। मतलब वो नेटली जो एलडी वगैरह होती है वो भी तो उधर कन्वर्ट होकर उनको उसका पैसा मिलता होगा। बिल्कुल। चलो हम कहीं और रूट पे थे ना, पहुंच जाएंगे हम थ्योरी वाले रूट पे, फिर वो काफी डेप्थ में पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो रिएक्ट रिडक्स हो गया। रिडक्स के अंदर हम क्या बता रहे थे यहाँ से, लाइब्रेरी में याद नहीं याद आ रहा है, मैं यहाँ आप ये पे बता रहे थे कि रिएक्ट रिडक्स और दो टाइप में इसका अपडेट है, लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी अपडेट हुई है, ठीक है, जिसका नाम है मैं एक नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं साइट से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो दी गई है साइट रिडक्स टूल किट है, अब देखो आगे यहाँ है उसका रिडक्स टूल किट, इसी का दिया गया है रिडक्स टूल किट। टूल किट का मतलब समझते हैं ना क्या? किट 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 का मतलब क्या होता है? किट रिडक्स जो दिया गया है, ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही समझ में आएगा। आधे इंटरव्यू क्वेश्चन है इसके अंदर। रिडक्स जो दिया गया है ये आपका ओल्ड है, ठीक है, और इसी का अपडेट वर्जन आया है रिडक्स टूलकिट। अब ये जो पुराना था वो पुराना आपका लाइब्रेरी था, ये क्या था पुराना उसका लाइब्रेरी, और ये क्या बन गया है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बन गया। अपडेट का मतलब हो गया चीजें यहाँ पर कि उसके अंदर यूज होने वाले, मतलब एक तो आपकी यहाँ पर मेन लाइब्रेरी है और इसके अंदर छोटे 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 और बहुत सारी लाइब्रेरी बना दिया, जिसको क्या बोल रहा है ये किट। इसको किट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का छोटे छोटे पार्ट उनके है ना, उसकी यूज होने वाले जितने भी उनके और रिसोर्स होंगे। इसको टूल किट का मतलब कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो सारा इसके अंदर फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पे लाइब्रेरी था, इनको फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर दिया, नाम दे दिया टूल किट। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पर यूज करते हैं गूगल रिडक्स की जो साइट है, वो रिडक्स की साइट ओरिजिनल साइट है, ये है, ये साइट है रिडक्स की। रिडक्स किस पर्पज के लिए है, देखो लिखा गया है यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, डिबगिंग क्या करना, बहुत इजी करना, फ्लेक्सिबल है, इसके लिए हम रिडक्स यूज करते हैं। दूसरी चीज है कि रिडक्ट का ही मैंने बताया कि रिडक्ट और रिडक्स का जो कनेक्टर है वो है रिडक्ट रिडक्स। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रिडक्ट रिडक्स, ये दिया गया है साइट है जो कि reactredux.js.org। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, ऑफिशियली, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड एंड डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो बिटवीन रिएक्ट और रिडक्स को कंपाइल करती है और कनेक्ट करती है, वो लिखा गया है। अब अगर पढ़ेंगे ओल्ड वर्जन एंड उसका क्या दे दिया न्यू वर्जन, न्यू वर्जन पर क्लिक करेंगे तो न्यू वर्जन ये दिया गया है redux toolkit.js। किसके लिए है यहाँ पर, सिंप्लीफाई, ऑप्टिमाइज, पावरफुल, इफेक्टिव। ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर अच्छा, तो ये जो साइट ये देखिए आपने redux, इसका URL ये है redux.js.org। ये जो साइट दी गई है react.redux.js.org, और ये जो दिया गया है redux toolkit.js.org। हमें क्या पढ़ना है, आपके ग्राफ में देखिए हमें क्या पढ़ना है, हमें redux तो पढ़ना ही है,
बट हमें वो रिडक्स नहीं पढ़ना है जो एक्चुअल रिडक्स है, हमें पढ़ना है इनका कनेक्टिंग लाइब्रेरी। ये हाँ, हमें इसको पढ़ के और अपने रिडक्स को इसके अंदर डेटा को स्टोर करना है सेंट्रलाइज बेस के लिए, हम इसको यूज करना है। चीजें अपडेट होता है तो उनके ओल्ड फीचर को भी हम इंस्टॉल करते हैं और उसके अपडेट फीचर को भी इंस्टॉल करते हैं। तो हमें क्या करना है कि रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट, हमें दो चीजें इंस्टॉल करनी है। रिडक्स ये है और रिडक्स का टूल किट ये है, इन दोनों चीज को हम इंस्टॉल करना है। तो हम ये हमारे पास ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया गया क्विक आपको इसमें देना है कि आपको npm install redux and toolkit, इनको हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो redux के लिए सबसे पहले जो आपको करना होगा वो आपको इंस्टॉल करना होगा। तीनों में डिफरेंस समझ आ गया। अगर कोई आपसे पूछे कि रिडक्स क्या है, रिडक्स टूलकिट क्या है, रिएक्ट रिडक्स क्या है, तो तीनों का डिफरेंस समझ आया आप लोगों को? ठीक है, रिडक्स में आपको क्या पढ़ना है, 4-5 चीजें वो मैं यहाँ पर लिखा गया, देखो इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है, ये पूरी समरी है इसका जो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा करेंट ईयर में, तो इसके अलावा कुछ होता ही नहीं जो है। नहीं क्या पूछेंगे आपसे, स्टोरेज के बारे में, कॉन्फ़िगर स्टोर क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे इंफॉर्मेशन जो आएगा वो आएगा, क्रिएट स्टोर पूछेंगे आपसे क्या आएगा, रिड्यूसर क्या होता है क्या आपसे पूछते हैं, रिड्यूसर क्या होता है ये लिखना है, ये तो साइड में दिया गया है। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोर क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, प्रोवाइडर क्या होता है, ये पूछेंगे आपसे लोग, प्रोवाइडर क्या होता है। उसके बाद आपके यहाँ से स्टोर क्या होता है, स्टोर क्या होता है, स्टोर एक प्रॉपर्टी है। क्रिएट स्लाइसर का रोल क्या होता है, उनके बारे में लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, क्रिएट स्लाइसर। यूज डिस्पैच क्या होता है, उनके बारे में पूछ सकते हैं लोग। यूज सिलेक्टर क्या होता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं लोग। ठीक है, डिस्पैच क्या होता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। डिस्पैच जरूरी फंक्शन है, ऐसा कुछ है नहीं। और यूज डिस्पैच, यूज सिलेक्टर, क्रिएट। इसके अलावा एक दो चीज दिए गए हैं, वो ये है कि यहाँ पर स्टेट के बारे में पूछेंगे। स्टेट क्या है, ठीक है, कॉन्फ़िगर, रिड्यूसर, प्रोवाइडर, स्टोर, क्रिएट स्लाइसर, डिस्पैच, यूज डिस्पैच, स्टेट। बस प्रोडक्ट्स में से ज्यादा कोई पूछेगा नहीं आपसे। एक्शन पूछेंगे इसके अंदर एक और भी, यहाँ पे नहीं लिखा गया इसके अंदर। एक्शंस क्या होते हैं इसके अंदर, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ सकते हो, कुछ तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, कुछ इसके बारे में। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिया गया, पहले इसको आप कॉन्फ़िगर कर लो। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए अगर समझेंगे तो। इसका रीजन क्या है कि आपको समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है तो मैं बता दूंगा।
ठीक है, तो वो पहले इसमें थोड़ा सा समझना है। और मे भी मैं तो एक बार में समझा देता हूँ, जरूरी जिस पैटर्न का दिया गया है उसी पैटर्न को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनको पढ़ना, अगर कल तक समझ आते हैं तो फिर इसके ऊपर कुछ बना भी देंगे, नहीं जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो कर देंगे। समझा देते हैं क्या होता है। अभी जाओ 5 मिनट का टाइम है, क्या बताइए? नहीं, क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, क्योंकि टाइम है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्यूआर का जनरेटर बनाते हैं। हाँ हाँ और उसमें से कोई इमेज आती है। हाँ, उसे स्कैन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलता कुछ क्यूआर बन रहा है। तो उसके लिए आप किसी एजेंट को यूज कर सकते हैं। आप देखो क्यूआर कोड कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेटर भी आता है आप लोगों ने? तो मैंने तो जावास्क्रिप्ट बनाया था। किसी से भी बनाओ, प्रोसीजर एक ही है। और क्यूआर कोड में और कुछ नहीं होता, सिर्फ क्यूआर कोड में देने के लिए अलग अलग डेटा होते हैं, जनरली हम यूआरएल देते हैं उसको, और कुछ नहीं। हम यूआरएल से वो सेव करके देते हैं। बस ठीक है। तो ऑनलाइन क्यूआर कोड बनाना है या फिर कौन सा कोड बनाना है? क्यूआर दो तरह के होते हैं ना क्यूआर कोड जनरेटर। अब बताओ कौन सा जनरेट करना है? यूआरएल दे दो। अगर हम यहाँ पे देते हैं कि अगर हमने पढ़े हैं या हमारा रिएक्ट है, यूआरएल में गए और आपने देख लेना यूआरएल है किसके लिए, मल्टी पीडीएफ किसके लिए आप दे रहे हैं। जनरली हम यूआरएल के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया, फिर दिस इज नॉट वैलिड, ये लिंक आपका लोकल स्टोरेज का है और ये क्लाउड के ऊपर नहीं है। मैंने एक साइट बनाई यहाँ पर मन का, पूरे क्लाउड कर दिए उसको। हम यहाँ पर देखते हैं उसका क्या नाम है, अभी मैंने ओपन किया था सुबह वाले पे कौन सा प्रोजेक्ट लाइव किया हमने, रिएक्ट का ये है डैशबोर्ड। एक मिनट रुकिए, रुको मैं बना ही देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल लाइव है, ये पूरा मर्न का प्रोजेक्ट है। रिएक्ट प्रो मर्न है, पूरा लाइव है। ठीक है, इस लाइव को उठाया और इसके अंदर हमने यहाँ पे दे दिया, वैलिड हो गया। वो लोकल स्टोरेज का डेटा नहीं लेता है। अब हम क्या करें, कन्वर्ट डायनेमिक यूआरएल कुछ ऐसे करना होगा, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या कर दिया, डाउनलोड किया, पीएनजी में चाहिए, इसमें देना होगा। डाउनलोड हो गया, अब इसको स्कैन करो, करो एक बार स्कैन। तो सेम यही होता है ना कि हम जब मतलब जावास्क्रिप्ट बनाते हैं तो हमको यूआरएल बस यूआरएल देना, कुछ नहीं देना है। पर डेटाबेस मतलब बैकएंड से टच करना और कहीं भी आप देना होगा, जहां पे आप जनरेट करना होगा बस यूआरएल को आप डाल दो। आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, देखो स्कैन तो करो। ऑनलाइन पे स्कैन करके देखो, आ गया? क्या आया है? नीचे यूआरएल आ गया, ऊपर करो, पहले चल गई, बस बन गया ये क्यूआर कोड। तो फ्रंट एंड से बनाया था, उसमें भी यही समझ में आया था कि हमें बहुत सारे यूआरएल हैं तो उसको कैसे जनरेट करेंगे करके बैकएंड से हमको पता लगा कि कौन सा कीवर्ड जनरेट हुआ है। अब जब आप किसके लिए कर रहे हो मुझे बताओ, मैं बता दूंगा एग्जिट कहाँ लगाना है। जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी लिंक बनाते हैं, उसकी वेबसाइट का लिंक देते हैं, उसको वेबसाइट का बना रहे हो, वेबसाइट का बना रहे हो, क्यूआर कोड और क्या रखना है, कैसे करना है, डायनेमिकली हैंडल करना है, क्या करना है। तो जैसे पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो आपने बनाया, पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया आपने, उसका हमें कीवर्ड तो वो यूआरएल उठाओ एक तो इसमें जनरेट करके किसी को देना दे सकते हो, जैसे मैंने किया। यही हो सकता है ना भाई, पोर्टफोलियो में क्या चाहिए, यूआरएल तो चाहिए, यूआरएल उठा के दे दो। तो जैसे एचटीएमएल की वेबसाइट होती है, हम डेटा पे लाइक डाल करके क्यूआर रिएक्ट लाइन, हां डेटा पे रिएक्ट की वेबसाइट लाइन होता है, सिंगल पेज। GitHub आपको मल्टी पेज के लिए अलाउ नहीं करता है, सिंगल पेज के लिए काम। बन गया जनरेटर,
ये तो यू बन के आ गया। ये बनाया था क्या? तो समझ में नहीं आता कि बैकएंड से देना है। बैकएंड की जरूरत नहीं है। इमेजेस अगर लगाना है देखो अलग अलग दिया गया है, आप चाहते हैं अपना इमेजेस लगाने, आप इमेजेस भी लगा लो, ठीक है। अलग अलग तरह के यूआरएल आते हैं, आप इस तरह के यूआरएल बनाते हैं, इस तरह के यूआरएल कुछ नहीं है, स्कैनर्स बनाने हैं, जनरेटर बनाने हैं, स्कैनर्स बनाने हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये दिया गया है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप क्या करोगे कि आप वहाँ पर दिया यूआरएल के लिए दिया गया है, मल्टी यूआरएल के लिए दिया गया है, टेक्स्ट के लिए दिया गया, कंटेंट के लिए, पीडीएफ के लिए, ऐप्स के लिए दिया गया कि आप स्कैन करें तो कोई ऐप ओपन हो जाए, आपके लिए स्कैन करते ही आपका ऐप ओपन हो जाएगा। जितने भी आप यहाँ देखो ना पेमेंट सिस्टम का स्कैन करते ही यूआरएल ओपन होता है, होता क्या है, आप एक यूपीआई होता है, आपने स्कैन किया, स्कैन में क्या दिया गया, एड्रेस, आप क्लिक करते हो तो यूपीआई नंबर दिया गया, आपने पेमेंट किया, उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। एक होता है कोई यूआरएल दिया होता है, बैकएंड में यूआरएल चला होता है और ऑन ट्रैकेबल है। अगर वो ट्रैकेबल होता तो फिर कोई किसी का यूपीआई चेंज कर लेता। समझ आई बात? कुछ ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आया? अब कल इसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब समझा दिए, टाइम नहीं है। सर जावास्क्रिप्ट में यूजर वाला प्रोसेस कल का बाद, हाँ कल के बाद तो चीजें, क्या चीजें, वो रिएक्ट का वो जावास्क्रिप्ट का जो जैसे सामने आया बता वीकडेज वाला वीकडेज वाले साढ़े 12 वाले, थोड़ी ठीक है। तो कल कराएंगे, कल आप लोग आएंगे और कल करा देंगे, ठीक है। कल कराएंगे, कल आप लोग कल कराएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट से पेड़ का वो यही है। नहीं कॉन्टेक्स्ट से केस यूज कर लूंगा मैं, वो नहीं है, कल यूज कर लूंगा। कॉन्टैक्ट मतलब जब तक वेबसाइट ओपन रहेगी तब जब तक हो रहा है, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट होते हैं, इसका अपना हाँ राइट, सब हर एक, हाँ बिल्कुल सबका अपना कॉन्टेक्स्ट से बना सकते हैं। तो कल मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके जी, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन आप लोग जितने भी कोई क्वेरी होगा वो क्वेरी भी आप लेके आना, बाकी बच्चे पीछे क्वेरी कभी भी करा सकते हैं, लेकिन जो कल मेन क्वेरी होगा आप लेके आइएगा।